ओम शांति। सभी एक बार प्यार से बोले ओम शांति। जितने भी पीछे आप सभी भाई बैठे हैं उनसे अनुरोध है आगे की सीट्स फुल करें। जितने भी आप सभी पीछे और ऐसे अलग अलग होकर बैठे हैं प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाइए, आगे की सीट्स फुल करिए। सभी ने ब्रेकफास्ट किया? किया? नहीं किया? हाँ जी किया। किया तो फास्ट आइए थोड़ा और एनर्जी से भरपूर होकर आइए। 2 दिन से आपको इस कैंपस में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, बहुत ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव हो रहा है। साथ साथ रोज़ सुबह हमारी बड़ी दीदियाँ आपको आध्यात्मिक सत्र कराकर आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर रही है। बहुत सुंदर आपको एक राह दिखा रही है, ईश्वरीय शक्तियों को अनुभव करने की एक विधि बता रही है। सबको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वो स्पिरिचुअलिटी, वो स्फूर्ति, वो उमंग उत्साह हमारे बातों में क्यों नहीं दिख रहा? अगर अच्छा लग रहा है तो सभी एक बार अपने आप के लिए तालियां बजा दें, जोर से तालियां बजाएं। बहुत ही सुंदर टॉपिक के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं। संसार में आप सभी पत्रकार भाई बंधु हमारे इस संसार को दिशा दिखाने के लिए, संसार को आईना दिखाने के लिए, सत्य की राह पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं और अथक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलत न्यूज़ छप जाती है, कुछ फेक न्यूज़ के चक्कर में हम आ जाते हैं, या तो किसी की सुनी सुनाई बात पे, कही हुई बात पे हम विश्वास कर लेते हैं, या फिर किसी ने कुछ न्यूज़ लगाई, देखा उसकी टीआरपी बहुत आई है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, तो चलो ये न्यूज़ बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी समझे जाने, बिना उसके लिए कुछ जांचे परखे कि ये सही है या गलत, हम भी एक टीआरपी के पीछे या एक लाइक के पीछे उसको टेलीकास्ट कर देते हैं। इसीलिए संसार में आज फेक न्यूज़, फर्जी खबर, भ्रामिक जानकारियाँ, ऐसी चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं। अंदर से तो हम चाह ही रहे हैं कि ये सारी चीज़ें रुके, चाह रहे हैं ना? हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे थ्रू अगर कोई न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है, हमारे थ्रू अगर कोई बात जा रही है समाज तक, क्योंकि आपकी बातें, आपकी कलम, आप जो कहेंगे ये समाज के लिए एक आईना है। समाज इसी को सच मानेगा और इसी राह पर आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम सभी समझते हैं, जानते हैं कि हमें जो भी टेलीकास्ट करना है, जो भी न्यूज़ लिखनी है, जो भी दिखाना है संसार को, वो सत्य ही हो, अच्छा हो, कंटेंट भी बहुत अच्छा हो। लेकिन कई बार कई मजबूरियां आ जाती हैं, कई बार संग के प्रभाव में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्नेही आदरणीय महान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि हमारे बीच आए, अपना आसन ग्रहण करें। सभी हम तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। आप सभी कल के इनॉग्रल सेशन में भाई जी से परिचित ही हुए हैं, इसलिए भाई जी का परिचय देने में अपना अभी मैं समय नहीं गंवाऊंगी। हम सभी भाई जी के अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से परिचित हैं। पुनः एक बार भाई जी का हम तालियों से अभिवादन करेंगे। इतना संवेदनशील ये आज का सब्जेक्ट है, इसको शुरू करने से पहले आइए हम हमारे प्रभु परमपिता परमात्मा का भी आवाहन करते हैं कि इस सभा के बीच में अपनी सूक्ष्म उपस्थिति दे और हमें इतना सुंदर मार्गदर्शन दे कि हम इन्हीं संवेदनशील विषयों पर कुछ ना कुछ इसका हल निकाल सकें। आइए हम सभी प्रभु की स्मृति में बैठते हैं। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है,
सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के विषय के बारे में हमने अभी सुना ही है, जाना ही है। जाने माने दिग्गज हमारे महान ज्ञानी भ्राता जी हमारे बीच उपस्थित भी हैं। तो पहला प्रश्न भाई जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के इस दौर में फेक न्यूज़ बहुत चल रहा है, ये प्रचलन फेक न्यूज़ का, इससे हम कैसे मुकाबला करें, कैसे इसको फेस करें, क्या इसका सॉल्यूशन है? प्लीज़ हमारे बीच इसका उत्तर रखें आप। देखिए, ये पहले भी गलत खबरें फैलती थीं और खबरें प्लांट भी की जाती थीं, ये कोई नई समस्या नहीं है। पर 1991 के बाद जब इंटरनेट बेस्ड मीडिया इमर्ज हुआ और उसके बाद फिर सोशल मीडिया आया, तो चीज़ें जल्दी से फैलने लगी। सोशल मीडिया के नाते बहुत फैला है और खबरों को फॉरवर्ड करना एक फैशन बन गया है। पहले बड़ी ऐसी दुनिया थी जिसमें सिस्टम से चीज़ें होती थीं, एक रिपोर्टर है, एक एडिटर है, चीज़ें परीक्षण होके ही आगे चलती थी। एक आध बार चूक हो गई तो चूक हो गई, उसके लिए भी अखबार भूल सुधार छाप दिया करते थे। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत हड़बड़ी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी है, हर पल अपडेट करने की सुविधा है। जानिए, मैं एक वेबसाइट भी चलाता हूँ, उसको मैं हर पल अपडेट कर सकता हूँ। हर पल अपडेट करने की सुविधा होने के नाते हम ब्रेकिंग पे जाते हैं, तुरंत ब्रेक कर दो बिना कंफर्म किए। जबकि जर्नलिज्म की पहली ज़रूरत है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अगेन एक्यूरेसी। बिना कंफर्म किए छापना नहीं है, बिना कंफर्म किए पब्लिश नहीं करना है। पर क्योंकि हमारे पास ये सुविधा प्राप्त है कि मैं उसे गिरा दूंगा, खबर को चेंज कर दूंगा, सुधार दूंगा। मैंने देखा है एक एक खबर में 10-10 अपडेट लगे दिन भर में, मतलब पहले क्षण ही कोई खबर कंफर्म नहीं थी। तो ये जो एक हड़बड़ी आई है जिसमें जल्दी फैलाना है। दूसरा, व्हाट्सएप पे चीज़ें आ गई, उन चीज़ों को फॉरवर्ड करने का फैशन है। मैं कक्षाओं में विद्यार्थियों से कहता हूँ 3 संकल्प ले लो, अपने आप फेक न्यूज़ रुकेगी। क्योंकि फेक न्यूज़ से लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि फेक न्यूज़ अपने आप में एक बिजनेस है, हेट न्यूज़ अपने आप में बिजनेस है। इसको फैलाने की पूरी एक प्रविधि है, इसको फैलाने के पूरे लोग लगे हुए हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और इस नाते 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली, मैं कहता हूँ बुरा मत टाइप करो। दूसरा कहता हूँ बुरा मत लाइक करो। तीसरा कहता हूँ बुरा मत शेयर करो। जो शेयरिंग का फैशन है उसको हमें रोकना पड़ा। शेयर किस में करते हैं? अभी कोरोना काल में हमारे पास खूब समय था, हम घरों में बैठे थे, लगभग 12-12, 14-14 घंटे हम अपना गुजारते थे ऑनलाइन माध्यमों पे। जो सर्वे आए कोरोना काल के, उसमें 67-68% खबरें आपस में रिश्तेदारों ने एक दूसरे को फॉरवर्ड की हुई थी, जो लगभग गलत थी। तो ये भी एक चीज़ है कि हमें फॉरवर्ड करने के फैशन से बचना पड़ेगा। कोई चीज़ हमारे पास आई है, उसको तुरंत आगे फैलाने का क्या औचित्य है, क्या कारण है,
इसको सोचे बिना हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाते तो संस्थागत प्रयास तो जब होंगे तब होंगे, पर आत्मसंयम, आत्मनियमन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम गलत चीज़ों के प्रचार प्रसार में सहायक न बने। ये जिम्मेदारी खुद समाज को लेनी पड़ेगी। आत्मसंयम की बात आई है जहाँ पर, तो भाई जी आजकल हम देखते हैं आत्मसंयम माना सेल्फ का डिसिप्लिन, हम देखते हैं बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल ही नहीं रहता है किसी भी बात का। आजकल के यूथ्स, हम पत्रकारिता के ऊपर बात करते हैं तो हम मीडिया प्रोफेशनल्स के ऊपर भी देखो, बहुत सारे यूथ आजकल यूट्यूबर बन के घूमते हैं। छोटी से छोटी कोई चीज़ अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, कुछ ट्रेजेडी हो गई है राह चलते भी, तो हम उनकी हेल्प नहीं करते, बाकायदा हम मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लगते हैं और फिर उस वीडियो को शेयर करते हैं कि फ़लानी जगह फ़लानी रोड पे फ़लाने के साथ ऐसे ऐसे ट्रेजेडी हुई है। तो किस तरह से ये चीज़ें भी हम रोक सकते हैं, कैसे हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, क्या राह होगी उसके लिए? देखिए, ये तो कि यूथ के कहना ठीक नहीं कि यूथ ही ऐसा करता है, सभी लोग करते हैं। मैं तो काफ़ी सीनियर लोगों को भी देखा है जो बहुत सारा समय अपना मोबाइल पे गुजारते हैं। तो यूथ को टारगेट ना करिए, यूथ को इस्तेमाल अच्छा आता है, यूथ ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करता है, वो चीज़ हो सकती है, पर इसको सिर्फ यूथ ही देख रहा है, ऐसा ठीक नहीं है। आज जो है 1925 के आंकड़े आने में भी समय है, पर बताया जा रहा है 1925 पूरा होगा, 99 करोड़ जो है स्मार्टफोन्स हमारे पास होंगे। छोटी मोटी संख्या नहीं है, 99 करोड़ स्मार्टफोन हमारे पास हैं, तो ज़रूर वो देखे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, या उस पर कुछ ना कुछ बनाया लिखा पढ़ा जा रहा है। और एक आंकड़ा ये भी चौंकाने वाला है कि मतलब हम जितना रोज़ उस पर उत्पादन कर रहे हैं, रोज़ उस पर लिख रहे हैं, अगर उसके हम आंकड़े को देखें तो जितना लिखा जा रहा है 10 लाख साल के बराबर जो है हमारा प्रतिदिन जो है जितना लिखते थे उतना लिख दे रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी अभिव्यक्तियाँ भी उस पर आ रही हैं और उसके सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी हैं, पर क्योंकि हमें नकारात्मक पक्षों की इसमें चर्चा करनी है इस सत्र में, कि इसके नाते एक बहुत तरह के मनोविकार, बहुत तरह की जो है खराब चीज़ें भी बहुत सारी स्प्रेड हो रही हैं, उससे बहुत बचने की ज़रूरत है। खासकर बच्चों को इससे बचाने की ज़रूरत है। तमाम देश इसके इंतज़ाम कर रहे हैं, खासकर फिनलैंड ने अपने देश के अंदर जो सबसे अच्छा स्कूलिंग सिस्टम माना जाता है फिनलैंड ने अपने देश में प्राइमरी एजुकेशन में मीडिया लिटरेसी को शामिल किया है। कितनी बड़ी चीज़ है, आप ये सोचिए, क्योंकि लोग मीडिया से आप बच नहीं सकते। आप चाहें कि आप मीडिया मुक्त समाज में रह लें, ऐसा संभव नहीं है। चीज़ें पीछे नहीं ले जाई जा सकती, चीज़ें आगे जाएंगी, पर हमें मीडिया लिटरेट होना पड़ेगा। मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है, मैं बहुत सारे गैजेट्स रखता हूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं मीडिया लिटरेट भी हूँ। मैं उस मीडिया का इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलत खबरों को सही खबरों का अंतर कर पाता हूँ, मुझे फेक न्यूज़ और डीप फेक में अंतर पता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें सोसाइटी को मीडिया लिटरेट बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, स्कूलों में बच्चों की ग्रूमिंग और क्लासेस के माध्यम से, पाठ्यक्रमों में, मैं जिन संस्थाओं में रहा उन सब संस्थाओं में मीडिया के पाठ्यक्रम में मीडिया लिटरेसी के विषय को अनिवार्य रूप से हमने शामिल किया। यहाँ जागरण के माननीय संपादक जी बैठे हैं, जागरण भी अभियान चला रहा है फेक न्यूज़ को लेकर के। तो ऐसी जो फेक न्यूज़ है, पीआईबी ने भी शुरू किया है अपने पोर्टल पे, जिसमें वो गलत खबरों को बताती है, ये खबरें गलत हैं। तो एक बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आ रहे हैं जिससे हम गलत खबरों को, गलत फोटोज़ को चेक कर सकते हैं। और इस नाते उन सब विधियों को हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप जो है डिजिटल डिटॉक्स कर लीजिए और 1 महीने मोबाइल मत जाइए। कई लोग करते हैं 1 हफ्ते का उपवास, 15 दिन का उपवास, एक दिन का उपवास, पर उपवास से काम नहीं चलेगा। इस विधा को आपको सीखना पड़ेगा, जिसको हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। ये मीडिया सीखना नहीं है, डिजिटल लिटरेसी एक बिल्कुल अलग चीज़ है कि आप डिजिटल साक्षरता को जानते हैं, डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करना जानते हैं। जैसे अभी ये जो स्कूल एजुकेशन है हमारी सीबीएसई की, उसके पाठ्यक्रमों में, सीबीएसई के पाठ्यक्रमों में मीडिया को शामिल किया। मेरा सुझाव है कि मीडिया में लिखना, खबरें लिखना, आर्टिकल लिखना, फीचर लिखना सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को पाठ्यक्रम में मीडिया लिटरेट बनाइए उसको। क्योंकि हर बच्चे को जाकर के मीडिया में काम नहीं करना, उसको खबरें, लेख, समाचार नहीं बनाने, फीचर नहीं बनाने हैं। तो जो भी आप कैप्सूल के रूप में हाई स्कूल, इंटर के कोर्स में डाल रहे हो मीडिया के नाम पर, मीडिया लेखन के बजाय, क्रिएटिव राइटिंग के बजाय आप मीडिया लिटरेसी को उसमें शामिल करो, ताकि बच्चा इसका सही और सतर्क इस्तेमाल कर पाए। ये मेरा सरकार को भी सुझाव है। वेरी गुड। और एक प्रश्न है भाई साहब कि अभी मांग हो रही है सोशल मीडिया पर लगाम लगाई जाए, जबकि सूचनाओं को नियंत्रण करने से लोकतंत्र को भी नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस पर आपके क्या विचार हो सकते हैं? देखिए, लगाम तो एक सीमा के बाद लगानी पड़ती, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बेलगाम हो गई है, कुछ भी हो रहा है, जैसे आप देखेंगे अश्लीलता का जो कारोबार फैल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से,
तमाम ऐसे जर्नलिस्ट, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट लगा रखी लोगों ने, उदय मावरकर जी ने, विष्णु जी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगी हुई है। अश्लीलता का जो कारोबार फैल रहा है, मनोविकार जो फैलाया जा रहा है, और तमाम तरह के ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जिनका भारत की संस्कृति से, हमारी परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इससे क्या, कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? मैंने पिछली बार भी आपके इस मंच पे कहा था कि मीडिया का कानून बने मत बने वो अलग विषय है, पर सबसे पहले हमें अश्लील सामग्री मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की अश्लील सामग्री का प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, वह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया के तमाम देशों ने अपने संस्थागत इंतजाम किए हैं, हमारी सरकारों को भी प्रयास करना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम ना हो। एक कार्यक्रम अभी टेलीविज़न पर चलाया जा रहा है, OTT पे चलाया जा रहा है, कई जगहों पे चलाया जा रहा है, जिससे समाज में अधोपतन हो रहा है, क्योंकि हम जो देखते हैं वैसे बनते हैं। एक ज़माने में हमारे हीरोज़ रहे होंगे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, वही स्टार थे हमारे, तब भी हमारे स्टार कोई प्रेमचंद और अगेय जी नहीं थे। तो समाज जो है, जो दृश्य माध्यम है, उनसे बहुत प्रभावित होता, बहुत कुछ सीखता है। हमने बहुत सारा कुछ फिल्मों से सीखा है और दृश्य माध्यमों से सीखा है। तो जो कुछ डिलीवर हो रहा है दृश्य माध्यमों से, और मेरा ये मानना है, आप वीडियोस को देखिए, आपने देखे भी होंगे कि जिस तरह की वीडियोस हो रहे हैं, रिश्तों को जिस तरह कलंकित किया जा रहा है, और रिश्तों को कलंकित करने वाले वीडियोस बना के डाले जा रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी आपको पैसे मिल जाएंगे कहीं से, इसके नाते आप ऐसा कर रहे हैं। इसकी छूट नहीं देनी है, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की छूट देना ठीक नहीं है। इसलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जो भी जागरूक लोग हैं, कि भारत को अश्लील सामग्री मुक्त देश बनाने के लिए हमें कैंपेन चलाना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, और अश्लीलता का जो कारोबार है वो बंद होना चाहिए। इसके सीधे जेल होनी चाहिए, उठा के व्यक्ति को, 4 यूट्यूबर्स को उठा के अंदर कीजिए, अगले दिन से इस तरह की वीडियोस बनने बंद हो जाएंगे। पर सरकारों को ये करना है, ये हमें नहीं करना है, पर आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी। जब जनमत बनेगा तो फिर एक प्रोग्राम आ रहा है, बड़ी उसकी ट्विटर पे आलोचना हो रही है, मतलब उसमें माता पिता की सहमति भी हो, आपकी भी सहमति हो, ऐसा प्रोग्राम आप नहीं बना सकते। खान साहब हैं, विष्णु जी, वो प्रोग्राम बन रहा है जिसमें लोग अपने अंतर्वस्त्र उतार रहे हैं बैठ करके। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग हो रही है, मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति के विरुद्ध है और किसी भी समाज की संस्कृति के विरुद्ध है, और हम इस तरह के कदाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ इस नाते कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आप कुछ भी कर सकते हैं। लोकतंत्र है तो कुछ विधि नियमों के साथ है, लोकतंत्र है उसकी हदें और सरहदें हैं, अव्यक्ति की हदें और सरहदें हमें तय करनी पड़ेंगी, वरना जिस तरह का हिंदुस्तान बन रहा है उसमें और विकृति आने की संभावना है। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन का ज़माना है आजकल। कहीं से कुछ खबर आती है तो कहते हैं अरे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, आपके पास कोई न्यूज़ आई। तो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन, सूचना और समाचार, इसके डिफरेंस को आप किस तरह से देखते हैं? इसका क्या है अंतर? आप देखिए, सारा का सारा गड्ढम गड्ढ कर दिया गया है। सूचनाएं बिल्कुल अलग हैं और समाचार बिल्कुल अलग हैं। समाचार, खबर या न्यूज़, 3 शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। समाचार है, खबर है, न्यूज़ है। सूचना एक बेसिक चीज़ है जो कोई भी दे सकता है। इस जमाने में बैठा हुआ कोई आदमी, मेड़ पर बैठा कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। हमारे जो पुलिस के मुखबिर हैं वो भी इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, पर वो जर्नलिस्ट नहीं है। जब कोई चीज़ खबर बनेगी, कोई चीज़ समाचार बनेगा, कोई चीज़ न्यूज़ बनेगी, एक प्रोसेसिंग के बाद कोई चीज़ न्यूज़ बनती है। न्यूज़ में प्रोसेसिंग शामिल है, समाचार में प्रोसेसिंग शामिल है, जिसमें रिपोर्टर्स उस खबर को लिखेगा जो अधिकृत है लिखने के लिए, वो लिखेगा। एक संपादक उसको चेक करेगा, फिर उसका फाइनल चेक होगा। यानी कि एक प्रोसेस न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है। उस प्रोसेस को अगर आप पूरा नहीं करते तो वो सिर्फ सूचना रह जाएगी। सूचनाओं के आधार पर खबरें बन सकती हैं, ये ध्यान रखिए, पर सूचना अपने आप में खबर नहीं है। इसलिए जो लोग सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर तमाम बातें कर रहे हैं और खुद को जर्नलिस्ट या सोशल जर्नलिस्ट या जो भी कहते हैं, एक्टिविस्ट, मीडिया एक्टिविस्ट कह रहे हैं, वो कृपया उसकी जिम्मेदारी हमें मीडिया के लोगों को नहीं लेनी चाहिए। मीडिया एक घोषित, जर्नलिस्ट एक घोषित अधिष्ठान है, जिसकी एक परंपरा है, जिसकी एक मर्यादा है, जिसकी हदें और सरहदें हैं, जिसकी जिम्मेदारी तय है समाज के लिए। इसलिए जो लोग सूचना के व्यवसाय में हैं वो कृपया अपने को जर्नलिस्ट होने का क्लेम न करें। वो जो कर रहे हैं हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनको रोका भी नहीं जा सकता, किसी को सूचना देने से रोका नहीं जा सकता, वो सूचनाएं दे सकता है, पर वो पत्रकार का काम नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं कर रहा है। इसलिए जो सड़कों से सूचनाएं आ रही हैं, जो सामान्य लोगों से सूचनाएं आ रही हैं, उसको पत्रकारिता मान करके, उसको खबर मान करके पत्रकारिता को लांछित करना ठीक नहीं है। ज़्यादातर आलोचना किस बात की हो रही है? सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो हो रहा है, उसके लिए मूल स्ट्रीम जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके लोगों को गालियाँ दी जा रही। अरे भाई, आप ये तो देखिए
कि समाज का भरोसा किस पे है। आप 10 पोर्टल्स देखिए हिंदुस्तान के, 10 बड़े वेबसाइट्स देखिए, उन्हीं लोगों की हैं जो ऑलरेडी मीडिया बिजनेस में है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया, वही दैनिक जागरण, वही अमर उजाला, वही दिनमणि, वही मलयालम मनोरमा। आप देखिए ना, समाज ने तय कर दिया है कि आप असली लोग नहीं हैं। जो फेक है वो फेक ही रहेगा, जो नकली है नकली रहेगा। क्योंकि मीडिया का जो बिजनेस है, न्यूज का जो बिजनेस है, समाचार का जो बिजनेस है, वो पहली विश्वसनीयता से ही चलता है। अगर विश्वसनीयता नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके नाम का कोई मतलब नहीं है, तो ये चलेगा नहीं। इसलिए ये विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, ये क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। सालों साल की अर्जित परंपरा के बाद कोई टाइम्स ऑफ इंडिया बनता है, कोई दैनिक जागरण बनता है, कोई अमर उजाला बनता है, कोई दैनिक भास्कर बनता है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया के काम को समझिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारियों को समझिए, और जब खबरें आप ग्रहण कर रहे हो, जरूर मुख्य धारा के मीडिया से ग्रहण करें। उन माध्यमों से खबरें ग्रहण ना करें जो सिर्फ आनंद के लिए, उत्तेजना पैदा करने के लिए, या तमाम निहित स्वार्थों के कारण ये चीज़ें की जा रही हैं। और इस नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक की बात कहना चाहता हूं कि क्रेडिबिलिटी के साथ, विश्वसनीयता के साथ जो लोग खेल रहे हैं पत्रकारिता की, वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। वो सूचनाओं के व्यापारी हो सकते हैं, वो जुगुत्सा जगाने वाले हो सकते हैं, पर वो पत्रकार नहीं है। उन्हें पत्रकार कहा जाना ठीक नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भाई जी, मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको अपनाकर हम निजी तौर पे अपनाकर इन फर्जी खबरों से या भ्रामक जानकारियों से हम दूर रह सकते हैं? देखिए, एक तो मैंने बताया कि आप उन माध्यमों पर जाएं जो माध्यम विश्वसनीय है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, उन माध्यमों पर जाएं। दूसरी बात कि आपको मैंने कहा कि मीडिया लिटरेट होइए। मीडिया लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। आप समझिए कि कौन किस लिए क्या कह रहा है, किसका उद्देश्य क्या। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें कई बार लगता है लोग मनोरंजन के लिए चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, लोग आनंद के लिए चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, या कुछ चुटीले और नशीले तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो हमारे मानना है कि जब आप न्यूज़ माध्यमों पर जाएं, गंभीर माध्यमों पर जाएं, उन माध्यमों से खबरें ग्रहण करें जो विश्वसनीय है, जिनकी एक परंपरा है, जिनकी एक परिपाटी है, और ऐसी फेक न्यूज़ फैलाने में किसी रूप में सहायक न बने। जिसको मैंने कहा कि हमें गलत टाइप नहीं करना है, गलत शेयर नहीं करना है, और गलत जो है बोलना नहीं, गलत लिखना नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आएगा। पर मेरा फिर भी आग्रह है इस मंच से कि सरकारों को जरूर कोई ना कोई नियमन करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो कुछ गंद मचाई जा रही है वो सिर्फ खबरों को लेकर के नहीं है। ज़्यादा मेरी चिंता अश्लीलता को लेकर है, ज़्यादा मेरी चिंता भारतीय परिवार व्यवस्था को तोड़ने को लेकर के जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें बहुत सम्मानजनक जो संबंध हैं, जैसे देवर भाभी का संबंध है, सास बहू का और ससुर का संबंध है, इस तरह के संबंधों को भी लांछित करके जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, उन वीडियोस को रोका जाना चाहिए। उसके लिए सरकार जो भी प्रयास करेगी, समाज को उसका समर्थन होना चाहिए। भ्राताश्री, आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, मीडिया जगत से भी जुड़े हैं। आप कृपया ये हमें बताएं कि इन सभी खबरों को रोकने के लिए, इन सभी फेक चीज़ों को रोकने के लिए शिक्षा क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं आगे? देखिए, शिक्षा की बहुत सीमित जिम्मेदारी है, क्योंकि क्या है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। हम अपने कक्षा में आए हुए विद्यार्थियों को बता सकते हैं, पर इसके साथ एक पूरा समाज जुड़ा हुआ है। वो भी समाज है जो कभी किसी कक्षा में नहीं आया, वो भी समाज है जो कभी किसी कक्षा में नहीं जाएगा, वो भी समाज है जो मीडिया का विद्यार्थी नहीं है। इसलिए ये सवाल सिर्फ मीडिया के लोगों का नहीं है, क्योंकि मीडिया की संख्या सीमित हो सकती है, मीडिया के लोगों की संख्या सीमित हो सकती है, मीडिया में एक्टिव बहुत कम लोग हो सकते हैं, पर मीडिया बहुत बड़े समाज को प्रभावित करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस साल 2025 जब हम पूरा करेंगे तो जो है 99 करोड़ हमारे पास स्मार्टफोन होंगे। इन स्मार्टफोन पे क्या सामग्री जा रही है, इन स्मार्टफोन पे क्या देखा जा रहा है, इन स्मार्टफोन के माध्यम से किस प्रकार की चीज़ें स्प्रेड की जा रही सोसाइटी में, हमको देखना पड़ेगा। आपको पता है कि एक एक राजनीतिक दलों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक राजनीतिक दल के नेता ने फौज लगा रखी है। हजार हजार के लोग बैठे हुए हैं जो दिन भर खबरें स्प्रेड करते हैं। आप सोचिए, उनको वार रूम बोलते हैं, विष्णु जी, वार रूम बोलते हैं। मतलब युद्ध चल रहा, सूचनाओं का युद्ध चल रहा है, जिसमें आवश्यक नहीं वो सब सच हो, आवश्यक नहीं कि वो, तो सत्य की कंडीशनिंग की जा रही है, सत्य को अपनी आंखों से दिखाया जा रहा है। तो ये सत्य की जो कंडीशनिंग है, सत्य, उनका सत्य अलग है, मेरा सत्य अलग है। मैं एक बार जो है फौजियों के साथ एक कार्यक्रम में था, तो जो वारफेयर का काम देखते हैं उन लोगों के साथ, तो उसमें एक फौजी ने ये कहा कि देखिए, हम कोई चीज़ छिपा नहीं सकते मीडिया के दौर में। पाकिस्तान का सच अलग है, हमारा सच अलग है, हमें अपना सच बता देना चाहिए मीडिया को, तो ठीक रहेगा। पर हम अपने हिसाब से बता दें, पर छिपाएंगे तो और चीज़ें स्प्रेड होंगी और गलत तरीके से फैलेंगी। तो ये भी चीज़ है कि सत्य भी रचा जा रहा है। ये इतना खतरनाक समय है जिसमें सत्य गढ़ा जा रहा है। एक आपने शब्द सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर हुआ कोरोना के टाइम में, पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ का मतलब ये है
कि जो नहीं है वो बताना, है ना। पोस्ट ट्रूथ मतलब सत्य को भी गढ़ा जा सकता है, ये हमने नहीं सुना था। हमने जब तक पढ़ाई की ये सुना कि तथ्य गढ़े जाते हैं, जैसे पुलिस तथ्य गढ़ देती है, आपकी लाश को उस थाने में फेंक दिया तो उधर चली गई दूसरे थाने में, तथ्य गढ़े जाते थे। अब सत्य गढ़े जाते हैं। डीप फेक का समय, जिसमें आपने देखा अभी पिछले चुनाव प्रचार में करुणानिधि जी ने प्रचार किया, अनेक लोग जो दिवंगत हो गए उनके मुंह से प्रचार करवाया गया, अपने दलों के लिए वोट मांगा उन्होंने अपने समर्थकों के लिए। ये डीप फेक का समय है। इस मेरी आवाज को आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इस आवाज को लेकर के कोई व्यक्ति इस आवाज को कॉपी करके मेरे घर फोन लगा कर कह सकता है कि द्विवेदी साहब बीमार हो गए और यहाँ अस्पताल भर्ती हैं, इतने रुपए भेज दीजिए, मेरी आवाज बुरी आवाज बोलेगा। तो ये भी बड़ी समस्या है। आपके दोस्त आपको फोन कर रहे हैं किसी और फोन से, मैं यहाँ फंस गया हूँ माउंट आबू, मेरे पास पैसे नहीं है, 5,000 रुपये भेज दो, आपको लगे कि तो विष्णु जी की आवाज़ है, ये तो भूमिका की आवाज़ है, ये तो मान सिंह परमार सर की आवाज़ है। तो ये जो आवाज़ों के साथ, सत्य के साथ, और सत्य को इतना बड़ा बना दिया जा रहा है कि बहुत समस्या हो गई है। तो आज ये भी कहना ठीक नहीं है कि सच क्या है, अपने अपने सच गढ़े जा रहे हैं और उन सचों के साथ लोग खड़े किए जा रहे हैं। तो जब सत्य और तथ्य दोनों गढ़े जा रहे हों, ऐसे समय में मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत कठिन समय है। और मुझे लगता है ये जो एआई का समय आया है, ये और भी खतरनाक है। एआई न सिर्फ आवाज़ें गढ़ेगा, न सिर्फ दृश्य गढ़ेगा, बल्कि आपके पूरे लेख, पूरे आर्टिकल सब लिख दे रहा है। आप सोचिए। तो इसलिए बड़ी चिंता का समय है कि हम मौलिक काम करें, क्योंकि मौलिक काम करने वालों के लिए समय तो है, पर जो लोग सामान्य काम किया करते थे उन लोगों के लिए बहुत एक संकट भी खड़ा हुआ है। तो एक मीडिया कर्मी के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मेरा मानना है कि बहुत मौलिक काम करने की ज़रूरत है जिसकी कॉपी नहीं हो सके। कंपटीशन का ज़माना है भ्राताश्री। अभी स्पर्धा के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में, फेक न्यूज़ में कई पत्रकार हमारे फंस जाते हैं, ना चाहते भी फंस जाते हैं। इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? देखिए, फंसते सिर्फ इसलिए है कि जब लालच है, बहेली आएगा जाल बिछाएगा, ये पुरानी कहानी है। ये जो कथाएं हैं हमको सिखाती हैं कि हमें फंसना नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म का कमिटमेंट है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अगेन एक्यूरेसी। हमें परिशुद्धता, 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 उस चीज को अगर हम छोड़ेंगे, और चाइना गेट फिल्म में जगीरा डाकू कहता है मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, ऐसा करेंगे तो जरूर फंसेंगे। आज बोल के आप बच नहीं सकते, आप ये समझ लीजिए। तभी तक आप बचे हुए हैं जब तक आप पर किसी ने उंगली नहीं उठा दी हो, और आप पर किसी ने उंगली उठा दी, आपका जेल जाना तय है। कानून इतने कड़े भी हैं, ये भी ध्यान रखिए, आपका जेल जाना तय है। सारी आवारागर्दी तब तक चलती है जब तक आप पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। जिस दिन आप पर कोई सवाल खड़ा कर लेगा, एक व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, आपका गलत कंटेंट ना चल सकता है, ना आप उसके आधार पर बच सकते हैं। कोई कानून दुनिया का आपकी मदद नहीं कर सकता। अनेक लोगों को हमने देखा भुगत रहे हैं, हर जिले जिले मुकदमे हो जाते हैं आजकल। एक बार छेड़ कर देखिए, इतने जिलों मुकदमे हो जाएंगे, जमानतें लेते जिंदगी कट जाएगी। तो इस नाते बहुत संभल करके चलने का समय है। मैं डराने के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि एक जागरूक समाज बन रहा है जिसमें हर व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, हर व्यक्ति कम्युनिकेटर बन गया है, हर व्यक्ति की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो रही हैं, और ये भावनाएं आहत होने का समय है। इसलिए बहुत संभल करके हमें कंटेंट रचने, बताने की आवश्यकता है। बहुत पोजिशनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, और सत्य के साथ खड़े होने के समय भी हमें सावधान रहना है कि हम किसका सत्य किस तरह बता रहे हैं, क्योंकि मीडिया का सत्य अलग है, दलों का सत्य अलग है, समाज का सत्य अलग है। और ये भी ध्यान रखिए, मीडिया बहुत छोटा है, बड़ा समाज है, इसलिए उस समाज की चिंता को हमको केंद्र में रखना है। हम बहुत कम लोग हैं, हमने हमारे कंधे पर बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, हमारा प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है, पर समाज की शक्ति से ज़्यादा हमारी शक्ति नहीं है। कई बार हमें नेताओं की इतना भ्रम हो जाता है कि हम दुनिया को चला रहे हैं। हम दुनिया को नहीं चला रहे हैं, दुनिया हमें चला रही। उसने हमें विश्वास दिया है, उसने हमें भरोसा किया है, उसने हमको चौथा स्तंभ कहा है। इसलिए हम उस विश्वास की रक्षा के लिए जो भी कर पाएँ करें, और इसके नाते हमें बहुत सावधान होकर अपना कंटेंट लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। कंपटीशन के साथ मिलावट का भी ज़माना हो गया है आजकल। एक बार एक इंसिडेंस था शिवरात्रि का, वहाँ हमारा कुछ ब्रह्मा कुमारीज का प्रोग्राम लगा हुआ था। तो एक पूरी फैमिली आई थी शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए, बेलपत्र, फूल, पूजा की पूरी थाली लेके आई थी। देखा तो लोटे में दूध थोड़ा सा था, उसमें पूरा लोटा भर के पानी मिलाया गया। पूछा क्या है, ऐसा क्यों किया? तो
तो कहते दीदी आजकल मिलावट का ज़माना है, भगवान को भी राज़ी मिलावट करके ही करना पड़ता है, तभी वो राज़ी होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो यही चीज़ हमारे पत्रकारिता फील्ड में भी देखी गई है। एक घटना कहीं घटती है लेकिन उसकी न्यूज़ अलग अलग अखबार में, अलग अलग चैनल पे, अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं अलग अलग तरीके से। आज जो चीज़ वहाँ हुई है रियलिटी में वही हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ, कैसे हुआ, माना मिलावटों की खबरें इतनी बढ़ गई हैं, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि किसी को भी मिलावट बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हम खाने में, पीने में, मसाले में, तेल में, चीनी में किसी चीज़ मिलावट होती है तो उपभोक्ता फोरम चले जाते हैं। गलत सामग्री हमको दे दी तो हम कंज्यूमर कोर्ट्स में चले जाते हैं। खबरें भी हमके मिला मिला के दी जा रही हैं, बना बना के दी जा रही हैं, और खबरों को लेके बड़े शब्द प्रचलित हैं जिसको कहते हैं खबर की कलरिंग करना, मिक्स करना उसमें। तो वैल्यू एडिशन के लिए कोई चीज़ हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है, पर खबर में मिलावट करना, खबर में कुछ दूसरी चीज़ें मिलाना जो खबर का हिस्सा नहीं है, वो ठीक नहीं है। और मिलावट के खिलाफ तो हमें हमेशा संघर्ष करना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए कमलनाथ जी, उन्होंने एक अभियान ही छोड़ा था मिलावट के खिलाफ, शुद्ध के लिए युद्ध। तो हमें भी शुद्ध के लिए युद्ध करना पड़ेगा कि आप मीडिया हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, आप हमारे जीवन को खबरें, सूचनाएं, विचार देने वाले हैं। हमें ऐसे विचार दीजिए जिससे हमारा मन शुद्ध और निर्मल बने। पर मेरा ये मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा इस समय दोषी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मिलाया जा रहा है, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। क्योंकि जो आक्रांत कर रहा है समाज को, समाज जिससे ग्रहण कर रहा है, समाज जिससे आक्रांत है, वो दरअसल आज इंटरनेट बेस्ड मीडिया या मोबाइल बेस्ड मीडिया है। मोबाइल को कन्वर्जेंस की जगह कहा जाता है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जहाँ सब कुछ संभव है, जहाँ पर रेडियो सुना जा सकता है, टीवी देखी जा सकती है। मतलब मीडिया का कोई ऐसा वो नहीं जो आप इस पर नहीं कर सकते, सब चीज़ें इस पर होती हैं। तो मोबाइल के स्मार्ट होने के बाद मोबाइल एक मीडिया कन्वर्जेंस की जगह है जिस पर सब प्रकार के माध्यम आकर मिलते हैं। पर आप देखेंगे सर्वाधिक हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? क्या मैं इस पर ई पेपर्स पढ़ रहा हूँ? जी हाँ, पढ़ रहा हूँ, पर उतना नहीं पढ़ रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम जो हमारा जा रहा है वो सोशल मीडिया के जो अधिष्ठान है वो ले रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम, वो व्हाट्सएप होगा, वो यूट्यूब होगा, वो एक्स होगा, वो फेसबुक होगा। हिंदुस्तान में आज भी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक फेसबुक पे जा रहा है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको चीज़ें कौन बता रहा है, कौन दिखा रहा है। अखबार पर आपका समय कितना है, टेलीविज़न पर आपका समय कितना है, और सोशल मीडिया पर आपका समय कितना है। जो आंकड़े आ रहे हैं हैरत अंगेज करने वाले हैं। 111 बार, 117 बार एक सामान्य आदमी अपना स्क्रीन चेक कर रहा है दिन भर में। आप उसके लैक ऑफ कंसंट्रेशन की उम्मीद करिए। 2 घंटे की फिल्म देखना भारी है शांतनु जी। 2 घंटे की फिल्में नहीं झेला रही लोगों से, नहीं देख पा रहे लोग। 2-1.5 मिनट की रील देख सकते हैं। इतना लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। एक जमाने में फिल्मों को लेकर कितनी दीवानगी होती थी। हम क्लास बंक करके फिल्में देखने जाते थे। एक दिन में 2-2 शो भी देखे हैं विष्णु जी। आज कौन ये कर रहा है? देश भर के सिनेमा हॉल बंद हो गए। सिनेमा हॉल में कोई जा नहीं रहा है। टेलीविजन, जिन नौजवानों को हम गालियां दे रहे हैं, जिन नौजवानों को कोस रहे हैं 24 घंटे, वो नौजवान टेलीविजन देखते ही नहीं। भाई कहां लगे हो आप? देखते ही नहीं। कोई नौजवान टीवी नहीं देखता, बता रहा हूं आपको। कोई नौजवान टीवी नहीं देखता। नौजवान अखबार भी नहीं पढ़ते, बहुत कम, सीमित मात्रा में। जो विद्यार्थी मीडिया में एडमिशन लेते हैं वो भी सुबह अखबार पढ़ के नहीं आते। जिस दिन इंटरव्यू रहता है उस दिन भी अखबार पढ़ के नहीं आते। आपने अखबार पढ़ा? सर मैंने उसको देखा था, स्क्रॉल किया है। यानी हमारी जो उंगलियां हैं, हमारा जो मन है, हमारा मस्तिष्क है, वो एक चमकती हुई स्क्रीन पे नाच रहा है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा कंज्यूम कहां से कर रहे हैं। और आप देखिए समय उतना ही है, 24 घंटे है। आप उसमें पढ़ लो, लिख लो, टीवी देख लो, सिनेमा देख लो, जो कर लो। मैक्सिमम टाइम मोबाइल आपके साथ होता है। मैक्सिमम टाइम आपका जो स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है पढ़ने से। एक कार्यक्रम में प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे, मीडिया विमर्श की तरफ से हमने रायपुर में एक सेमिनार रखा था। उसमें प्रकाश जी ने बताया, उसमें सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने बताया कि मैं जब छात्र जीवन में था तो लाइब्रेरी में जाकर करीब 40 अखबार पलटता था और बहुत सारे अखबार देखता था। घर में मेरे अखबार आता था, एक अखबार पढ़ने मुझको करीब 40 मिनट लगता था। आज मैं मिनटों में 40 अखबार पलट लेता हूं। तो
कारण ये नहीं कि अखबार में गिरावट आ गई, बिल्कुल ये मत सोचिए कि अखबार के कंटेंट में गिरावट आ गई। जो अखबार 20-30 साल पहले निकलते थे उससे कई गुना सुदर्शन, ज्यादा अच्छे, ज्यादा प्रेजेंटेबल, बेहतर कंटेंट के साथ अखबार आज निकल रहे हैं। इतने सुंदर अखबार कभी नहीं निकले हिंदुस्तान में। आप पलट के देख लीजिए, लाइब्रेरीज में जाइए पुरानी, हमारे सप्रे संग्रहालय में आपको दिखा दूंगा कि उन अखबारों में क्या कंटेंट था, क्या प्रस्तुति थी, किस तरह छपता था। महीने के 25 दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की लीड छपती थी, उन्हीं का समाचार छपता था। यानी कंटेंट की वैरायटी नहीं थी। इतने विविध विषयों पर अखबारों ने कभी विचार नहीं किया। इतने सुदर्शन अखबार कभी निकले नहीं, फिर भी अखबार पढ़े नहीं, पलटे जा रहे हैं। ये चिंता का विषय कि आपको अंततः क्या चाहिए। इतने सुंदर अखबार इतने अच्छे पन्नों पे निकाले, सारे अखबार ऑल पेज कलर है, बावजूद इसके हमारा जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, हम उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। 20-30 मिनट किसी न्यूज चैनल पर टिकना मुश्किल है। एडिटर्स की हालत खराब रहती है कि लोग नहीं टिक रहे उस पर। ये भी अपने आप में बहुत है, एक सोसाइटी का लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत है। और खासकर मोबाइल ने जिस प्रकार की समस्या पैदा की है हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में। आप जाइए घरों के अंदर, 5-7 लोग बैठे हुए, सब स्क्रीन पर सिर झुकाए बैठे हुए। इतनी आज्ञाकारी पीढ़ी दुनिया में कभी नहीं थी। माता पिता से नजर नहीं मिलाते। ट्रेनों में देखिए, पूरी यात्राएं हम ट्रेन में चर्चा करते गुजार देते थे। पूरी यात्रा बात करते हुए, एक दूसरे को हलवा पूरी खिलाते हुए, पूरी सब्जी आलू खाते हुए गुजार देते, बात करते हुए। 3 इधर 3 इधर। तो ये भी एक चीज है कि हमारा कंज्यूम करने का तरीका बदल गया। हम पढ़ नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच, सब हम कर रहे हैं। सारे कर्म वही कर रहे हैं, माध्यम बदल गया है। ऐसा नहीं पढ़ना कम हो गया है, कम थोड़ी पढ़ रहे हैं, लिखा ज्यादा जा रहा है। जितना फेसबुक पे लिखा गया उतना सालों में लिखा जाता, सालों में। आप समझिए 10 लाख साल के बराबर एक दिन का प्रोडक्शन है, एक दिन का सोशल मीडिया का। 10 लाख साल के बराबर। 10 लाख साल में जितना लिखते थे उतना सारे दुनिया में लोग जुट के एक दिन में लिखते हैं। ये आंकड़े हैं। तो ये भी हमें करना है कि हमारे कंज्यूम करने का तरीका बदल गया है। अब हम कर क्या सकते हैं, इसी में से हमें कुछ करना है। रास्ते आ रहे हैं, किताबें सुनी जा रही हैं, किताबें पढ़ी नहीं जा रही। एक राइटर है, मित्र हैं हमारे, तो वो बता रहे थे कि वो किचन में काम करते करते और नावल सुन लेती हैं, कोई कहानी सुन लेती हैं, कुछ कर लेती हैं। मतलब उनका पूरा समय, अब वो पढ़ती नहीं, वो सुनती हैं। बड़ा से बड़ा क्लासिक उन्होंने सुना है मोबाइल पे। इसका एक सुविधा और भी है कि टेक्स्ट की जो बाधा थी वो खत्म हो गई। आज हमारी भारतीय भाषाएं अगर वैश्विक प्रवास पर हैं, हमारी सभी बड़ी 22 भारतीय भाषाएं जो हैं वैश्विक प्रवास पे हैं। दुनिया में, ग्लोब में जहां जहां हिंदुस्तानी है वहां वहां खबरें वो पढ़ रहा है, वहां सुन रहा है, कैसे सुन रहा है। टेक्स्ट की समस्या, वो हिंदी तो उसको आती थी, बंगला उसको आती, तमिल तेलुगु कन्नड़ आती थी, पर उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ पाता था। टेक्स्ट पढ़ने की समस्या खत्म हो गई। अब आपको टेक्स्ट सुनना है, आप जागरण की खबर पर क्लिक करेंगे, जागरण खबर बोलना शुरू करेगा और आप खबर सुन लेंगे। तो एक जो टेक्स्ट की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई, आज सुनी जा रही। हम कहते हैं ना वाचिक परंपरा के देश हैं, फिर से फैशन लौट के आया है, हम फिर से वाचिक परंपरा में चले गए हैं। हमारे बच्चे हिंदी का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं। गाने गाने के लिए स्टेज पे आते हैं, रोमन में टेक्स्ट लेके आते हैं, रोमन में वंदे मातरम ऐसा लिख के लाते हैं, इंग्लिश में लिख के लाते हैं, रोमन में लिख के लाते हैं। तो ये भी एक चीज है कि टेक्स्ट की है बहुत सारी बाधाएं टूट रही हैं। इस मीडिया ने बहुत सारा हमारा अच्छा भी किया है। आज 2 भारत की वैश्विक छवि बनी है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारी अर्थव्यवस्था सब जिम्मेदार है। पर जो हमारी कलाओं ने, हमारी प्रदर्शन कलाओं ने, हमारे साहित्य ने, हमारे अखबारों ने, हमारे थिएटर ने, हमारे सिनेमा ने यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल माध्यमों से जो वैश्विक प्रवास किया है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि दुनिया को अच्छा चाहिए, दुनिया को श्रेष्ठ चाहिए। अगर सुनने को गीता होगी तो वही फर्जी चीज क्यों सुनेगा। गीता के टेक्स्ट सुने जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर, रामायण के टेक्स्ट सुने और देखे जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर। वो भाषाओं का भी एक जो बाधा है समाप्त हो जाएगी कि आप जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में वो टेक्स्ट आपको सुनाई देगा, उस भाषा में वो चीज़ आपको सुनाई देगी। तो मुझे लगता है बहुत सारी तकनीक की जटिलताओं के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी आई हैं, जिसके नाते हमारी भारतीय भाषाओं को शक्ति मिली है। और इस समय को मैं कहता हूँ, ये जो समय है, ये समय 3 वी का है। पहला वी है वॉयस, जिसमें वाणी शक्ति बन गई, जिसको पॉडकास्टिंग का समय कहते हैं। वाणी शक्ति बन गई है और हमारी वाणी के माध्यम से दुनिया भर में हमारी भाषाएं और हमारा ज्ञान वैश्विक प्रवास पर है, वाणी वी। दूसरा है
वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हमारी बहुत सारी चीज़ें, आर्ट कल्चर, कलाएं, हमारे पूजा पाठ करने के तरीके, बहुत सारी चीज़ें लोग दुनिया भर के अंदर देख रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। आपके ब्रह्म कुमारी इसके वीडियो पूरी दुनिया के अंदर देखे जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर देखे जाते हैं। और तीसरी चीज़ है वर्नाकुलर, विष्णु जी को खुश होना चाहिए, भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं वैश्विक प्रवास पर है। वॉयस, वीडियो और वर्नाकुलर के माध्यम से भारत ने अपना एक विश्व विजय का अभियान प्रारंभ कर दिया है। पर जो कचरा साथ में हम पैदा कर रहे हैं, उस कचरे पर रोक लगानी होगी। हमारा श्रेष्ठतम जो है वही दुनिया के अंदर जाए, हमारा जो श्रेष्ठ है, हमारा जो क्लास है, हमारा जो क्लासिक है, वो दुनिया के अंदर जाए, हमारी श्रेष्ठ छवि बनेगी। पर हम जो कचरा उस पर उत्सर्जन कर रहे हैं, उससे हमारी छवि खराब भी होगी। कचरे को रोकना, श्रेष्ठ को बाहर भेजना, उससे जो है भारत की वैश्विक छवि बनेगी। और मुझे लगता है ये डिजिटल समय है, ये हमें श्रेष्ठ बनाएगा और हमें दुनिया भर के अंदर स्थापित भी करेगा। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत भाई साहब के लिए तालियां बजाएं। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे शॉर्ट में ही आपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें बताया। आप सब में से इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड किसी को मन में कोई अगर प्रश्न हो तो आकर वो सामने पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न है जी, प्लीज़ एक माइक अवेलेबल करा दीजिए जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 5 मिनट चालू रखना, योग नहीं कराना, ज्योति बहन को बुला लेना स्टेज पे, उसके बाद वो बुला के देखिए जी, विष्णु जी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या है, देखिए सूचनाएं जब क्रिएट की जाती हैं, जब वो बन रही होती हैं, बनाई जा रही होती हैं, तो उनके कुछ लक्ष्यपथ होते हैं, कुछ उनका एक टारगेट होता है। किन कारणों से कोई खबर मिस इन्फॉर्मेशन बदल जाती है या डिस इन्फॉर्मेशन बदल जाती है, किन कारणों से हम उसको उसके वास्तविक उससे हटा करके एक अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये एक साधारण बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बात है, जिसमें हम जो है ये प्रयास करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। अपने लक्ष्य संधान के लिए तथ्यों को, सत्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करना, और ऐसा अभ्यास अनेक प्रकार के माध्यमों के माध्यम से होता है। और इस नाते जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो बाजार है वो फैल रहा है। आपको पता होगा कि एक समय में बहुत बड़ी चर्चा हिंदुस्तान में इस बात को लेकर हुई, खासकर चुनाव में जो पेड न्यूज़ चलती थी, उस पर राम बहादुर राजभर जी की किताब भी आई, काली खबरों की कहानी, जिसमें मतलब पत्रकारिता के लिए हमें धन्यवाद होना चाहिए हमारी पत्रकारिता का, कि हमारे समय के 2 बड़े संपादकों ने, श्री प्रभाष जोशी ने और राम बहादुर राय ने, इसके खिलाफ एक अभियान चलाया। आज अनेक अखबार जो है इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं कि हम मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन से, फेक न्यूज़ से, हेट न्यूज़ से अपने लोग कैसे बचाएं। तो ये बहुत सारी चिंताएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि सत्र का समय खत्म हो गया है, ऐसा भाई साहब का कहना है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। किसी को कुछ और पूछना होगा तो बाद में भ्राताश्री से पर्सनली मिल लीजिएगा। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राताश्री आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि भ्राता जी का बुके देकर, बैच देकर और अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान करें। हम सभी तालियों से भ्राता जी का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट 1-to-1 टॉक सेकंड अभी बस कुछ ही देर में शुरू होगा। मैं ज्योतिबेन से निवेदन करूंगी कि आए और अपना स्थान ग्रहण करें, नेक्स्ट सेशन का शुरुआत करें। ज्योतिबेन।